नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है राजपथ का और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन, इन दोनों को तलाश करना यूपी पुलिस और एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। दोनों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, बस हवाई तीर चल रहे हैं। तो इधर गुड्डू के दुबई भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं और वहीं शाइस्ता को लेकर इनपुट यह है कि वो वकीलों और एक सीए की मदद लेकर के अतीक की संपत्ति को अपने नाम करवा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गुड्डू बमबाज, शाइस्ता धमकीबाज। गुड्डू का प्लान सेव शाइस्ता। लेडी डॉन भाग रही आहिस्ता आहिस्ता। दाऊद के ठिकाने पर पहुंचा बमबाज। दुबई में छिपा है गुड्डू आज। अशरफ अतीक का काम तमाम। गुड्डू शाइस्ता लेंगे इंतकाम। जमीन उसको निगल नहीं सकती, आसमान में वो अदृश्य हो नहीं सकता, पाताल के रास्तों पर जा नहीं सकता। फिर ऐसी कौन सी ताकत है जो गुड्डू को बचा रही है? कौन सी शक्ति है जो हर बार उसके रास्तों को साफ कर देती है और वो पुलिस के तमाम तंत्र को तोड़ते हुए निकल जाता है? नेपाल, गोवा, मुंबई, दिल्ली, मेरठ, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, प्रयागराज, इन तमाम ठिकानों के बाद अब गुड्डू के बारे में ये बात सामने आ रही है कि वो दुबई जा चुका है। दुबई में उसे डॉन दाऊद का संरक्षण मिल गया है। दरअसल गुड्डू का एक भाई असलम दुबई में रहता है। गुड्डू की एक नहीं कई प्रेमिकाएं भी हैं जिन्होंने फरारी कटवाने में गुड्डू की मदद की है और अब गुड्डू दुबई में है। दरअसल गुड्डू भेष बदलने में माहिर है। वो कभी मूछें हटा देता है, कभी सिर मुड़वा लेता है, तो कभी साधु के भेष में आ जाता है। गुड्डू को गायत्री मंत्र याद है। वो हर दिन नाम बदल लेता है। वो हर दूसरे दिन पहचान बदल लेता है। वो हर तीसरे दिन शहर बदल लेता है और अब वो भारत ही छोड़ चुका है। हालांकि पुलिस और एसटीएफ अभी भी गुड्डू को प्रयागराज से लेकर गोवा तक तलाश कर रही है, लेकिन गुड्डू के मददगार इतने हैं जो उसे शहर दर शहर पार करा रहे हैं। तो शाइस्ता के बारे में खबर है कि वो एक सीए और कुछ वकीलों के जरिए अतीक की बेनामी संपत्तियों को अपने नाम करवा रही है, अपने बेटों के नाम करा रही है। ये सीए और वकील उसके मददगार हैं। तो गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता के लिए दुबई में ठिकाना बना रहा है और जल्द ही वो शाइस्ता को भी दुबई बुला लेगा। सूत्रों का दावा तो यहां तक है कि 5 दिन पहले तक शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। पुलिस शाइस्ता के बेहद करीब थी, लेकिन अचानक एक मस्जिद से अनाउंसमेंट हुई। सड़क पर 50 बुर्का नशी महिलाओं की भीड़ आ गई और इसी भीड़ से होते हुए शाइस्ता परवीन भाग निकली। सूत्रों का दावा है कि भागने का अनाउंसमेंट मस्जिद से हुआ था। तो दूसरी ओर जिसे अब तक शाइस्ता का मददगार समझा जा रहा था, उस मुंडी पासी का दावा है कि अतीक से उसकी दुश्मनी थी और उसका शाइस्ता से कोई लेना देना नहीं। मुंडी पासी ने दावा किया था कि 5 दिन पहले तक शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। आपसे मुलाकात हुई थी? यहाँ नहीं हुई थी, चौराहे पे हुई थी। क्या उस समय क्या बात हुई थी शाइस्ता से? वो कह रही थी चलना है एक जगह, तो हम चले गए। तो वहाँ जब देखे चुनाव के पीरियड है तो हम चले आए। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि अशरफ की पत्नी जैनब भी शाइस्ता के साथ है। जैनब और शाइस्ता दोनों बुर्के की वजह से बच रही हैं और बार बार पुलिस को चकमा दे देती है। जैनब भी अशरफ की हत्या के बावजूद सामने नहीं आई थी, तो आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियां उंजिला और मंतशा भी गायब हैं। इधर भारत 24 के हाथ अतीक के मोबाइल की तस्वीर लगी है, जिसमें अतीक की फेस टाइम आईडी भी साफ साफ नजर आ रही है, जिसके जरिए अतीक अपने भाई, अपनी बेगम और अपने पूरे गैंग से बात करता था। पुलिस और एसटीएफ गुड्डू और शाइस्ता को पकड़ पाने में अभी तक नाकाम है। ऐसे में दोनों कब तक गिरफ्त में होंगे, इस पर पुलिस भी कुछ नहीं कह पा रही, लेकिन छापेमारी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं दूसरी ओर शिरडी साई मंदिर में मोबाइल बैन है और इसके बावजूद वहां लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और इन तस्वीरों को भारत 24 ने पूरे देश भर को दिखाया है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। भारत 24 की खबर का मंदिर प्रशासन ने संज्ञान लिया। संवेदनशील मुद्दा मानते हुए कर्मचारियों और आने वाले भक्तों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर
पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया गया है। जो हमारा दर्शन का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सुधारना लाने के लिए कुछ उन्होंने सजेशंस दिए थे। उसके अनुसार शिरडी संस्थान ने पूरी तैयारी की। यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स है, सिक्योरिटी जो गार्ड्स है, उनको हमने कई सूचनाएं यहाँ पे दी है। उसके साथ ही साथ जो बाबा की आरती रहती है, उसकी जो पासेस रहते थे, उसके लिए किसी न किसी का सिफारिश की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी वो भी सभी आम भक्तों के लिए खुले रहेंगे, ऐसी हमने व्यवस्था की है। और साथ में जैसे भक्तों को मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, वैसे ही कर्मचारी जो है, तो कर्मचारी भी कोई अंदर मोबाइल नहीं ले जाएगा, ऐसा भी एक सर्कुलर में। के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक के दौरे पर हैं और अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। बेंगलुरु में सीएम अशोक गहलोत ने भारत 24 के संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने, आप भी सुनिए। नया जोश आया है आपके आने के बाद, क्योंकि जितनी चर्चा बीते 6 महीने में, खासकर जब से आपने बजट पेश किया, पूरे देश में हो रही है, कैसा माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, हमारे नवाचार जो हैं वो उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, उस पर हमारी कई योजनाएं सम्मिलित की गई है। वो योजनाएं हमसे बेहतर लागू यहाँ होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से ये मजबूत राज्य है राजस्थान से भी। तो आप मान के चलें कि जनता में इस बात को लेकर एहसास है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद पहली सबसे करप्ट गवर्नमेंट आई है। 40% गवर्नमेंट का नाम रख दिया, 40% करप्शन का नाम रख दिया। तो ये जो लोग जुबान पे चढ़ गए ये बात, तो योजना का लाभ मिलेगा, यहाँ का माहौल है उसका लाभ मिलेगा, और सरकार कांग्रेस बनेगी। जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आज बात की है, खासकर बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो वापस ध्रुवीकरण की तरफ बीजेपी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? हम तो देखिए, लोकल मुद्दे जो हैं वो है गुड गवर्नेंस के। उनके बाद वो गुड गवर्नेंस है नहीं, ना यहाँ कर्नाटक में है, ना उनके और राज्यों में है जहाँ बीजेपी सरकारें हैं, ना केंद्र में है। तो वो बात तो वही करेंगे जो आप कह रहे हो। हम क्यों उन बातों की तरफ जाएं? हम तो अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक को विश्वास दिलाएंगे। अल्टीमेटली हमारी जो सोच है वो आपके भविष्य के लिए है, प्रदेश के विकास के लिए है, इसलिए आप उस सोच के आधार पर वोट दो। और जिस तरह का माहौल सर लग रहा है, आपने दावा किया है कि कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है कर्नाटक में, सभी सर्वेज में भी कांग्रेस आगे चल रही है, तो आपको लगता है सर कि ऐसे मौके पर कांग्रेस के लिए रिवाइवल होगी ये जीत, और खासकर जब आम चुनाव होगा अगले वर्ष देश में, तो उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर? ये तो प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ जीतते हम लोग तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बारी है, और राज्य चुनाव होंगे, तो एक तो असर पड़ता ही है, और देश में मैसेज जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है कांग्रेस के जीतना। अगर हम यहाँ जीतते हैं तो सबक मिलेगा बीजेपी को। तो एनसीपी के शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक चिट्ठी जारी करके शरद पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि नेतृत्व नए हाथों में हो। शरद पवार भले ही कुछ ना कह रहे हो, लेकिन पार्टी से लेकर के परिवार के अंदर तक की खींचतान ने यह संदेश तो दे दिया है कि शरद पवार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार का यह फैसला महाराष्ट्र में किसी सियासी भूचाल की आहट है, और अब पार्टी किसके हाथों में होगी, बेटी के या भतीजे के? इन सवालों के जवाब भी मिलने अभी बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 2024 से पहले शरद पवार का यह अहम फैसला सियासत में हलचल पैदा कर गया है। देखिए रिपोर्ट। तारीख 17 अप्रैल। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिन में महाराष्ट्र की सियासत में 2 बड़े विस्फोट होंगे, और उनके स्टेटमेंट के ठीक 16वें दिन शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक होते रहे, लेकिन शरद पवार अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे। शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा।
लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसें हैं। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। इसी लेटर के साथ शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी नेतृत्व करे। खास तौर पर गौर करने वाली बात है कि कुछ महीनों पहले दिल्ली में हुए एनसीपी के अधिवेशन में अगले 5 साल के लिए शरद पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन तब उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे। लेकिन बीते 1 महीने से महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था वो बहुत बड़े संकेत देता है। 27 अप्रैल 4 दिन पहले गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी है, न पलटे तो कड़वी हो जाती है। इस पर अजीत पवार ने कहा कि नए चेहरों को आगे लाना एनसीपी की परंपरा रही है। लेकिन पवार के इस फैसले पर सियासी खींचतान भी खूब देखने को मिली। जब एक कार्यकर्ता शरद पवार के लिए नारे लगाने लगा तो अजीत पवार ने माइक छीन लिया। छगन भुजबल ने कहा पवार ही कमेटी, पवार ही नेता। तो अजीत पवार का कहना था कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जयंत पाटिल ने कहा कि आपके बिना काम करना मुश्किल। अजीत पवार ने कहा यह तो एक ना एक दिन होना ही था। प्रफुल्ल पटेल ने मांग की कि इस्तीफे पर दोबारा विचार करें। अजीत पवार ने कहा साहब का निर्देशन हमेशा रहेगा। संकेत साफ हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ तो है। अब अगर बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम की बात करें, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पार्टी का अगला प्रमुख कौन होगा। सुप्रिया सुले, अजीत पवार या फिर कोई तीसरा चेहरा। शरद पवार को पीएस संगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी बनाई थी। 2012 में पीएस संगमा अलग हो गए और 2018 में तारिक अनवर वापस कांग्रेस में चले गए। अगर पवार के सियासी पावर की बात करें, 12 दिसंबर 1940 को जन्म, 1967 में कांग्रेस के साथ शुरुआत, 1977 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस में फूट, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बट गई। शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए। 1978 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दोनों हिस्सों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। जनता पार्टी को रोकने के लिए मिलकर सरकार बनाई। कुछ ही महीनों बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को तोड़ दिया। जनता पार्टी के समर्थन से पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। 1986 में शरद पवार फिर कांग्रेस में शामिल हुए। 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। शरद पवार ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे। 2010 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बने। मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री बने। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए कमेटी बनाई गई। इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तड़कारे, के शर्मा, पीसी चाकू, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ का नाम शामिल है। लेकिन इस्तीफे के मायने को भी समझने की कोशिश करते हैं। पार्टी और परिवार में खींचतान को रोकना मकसद है। 2024 के लिए नए गठबंधन का रास्ता खोलना, नए अध्यक्ष पर भविष्य के गठबंधन की जिम्मेदारी। कुछ वक्त पहले फिर से अध्यक्ष बने, पद छोड़ना गंभीर मामला। सुप्रिया सुले दूसरी बार सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं, तो अजीत पवार की महत्वाकांक्षाएं भी काफी बड़ी हैं। अब देखना होगा कि एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 4 मई को वोटिंग होगी और पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। तो पहले चरण में 9 मंडल के 37 जिलों में मतदान होना है। कैसे आए यूपी का ये पूरा समीकरण, जातीय आंकड़े क्या कहते हैं और कौन कौन से जिलों में पहले चरण में वोटिंग होगी, बीएसपी और कांग्रेस की क्या तैयारी है, ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहा है।
पहले चरण के लिए 4 मई और दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। योगी की ताबड़तोड़ रैलियों और लखनऊ में अखिलेश के मेट्रो सफर का वोटर्स पर कितना असर होगा, इसका परिणाम तो 13 मई को सामने आएगा। लेकिन अब जनता 4 मई को पहले चरण के लिए वोटिंग करेगी। प्रचार में भी खूब ताकत लगाई गई। बीजेपी और सपा दोनों मुख्य तौर पर आमने सामने हैं। बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अगर बात पहले चरण की करें तो पहले चरण में 9 मंडलों में चुनाव होना है। आपको बताते हैं कि किस मंडल के किन जिलों में 4 मई को वोटिंग होनी है। सहारनपुर मंडल, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में वोटिंग। मुरादाबाद मंडल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में वोटिंग। आगरा मंडल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी में वोटिंग। झांसी मंडल, झांसी, जालौन, ललितपुर में वोटिंग। प्रयागराज मंडल, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ में वोटिंग। लखनऊ मंडल, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में वोटिंग। देवीपाटन मंडल, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में वोटिंग। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर में वोटिंग। वाराणसी मंडल, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में वोटिंग। निकाय चुनाव में बीजेपी के साथ साथ बाकी दलों ने भी ताकत झोंकी। योगी ने करीब 22 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की तो अखिलेश यादव प्रचार में बेहद सुस्त नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर खूब वार किए। जुबानी हमले भी खूब हुए। और भाइयों बहनों, ये सभी जब एक जैसी विचारधारा के एक साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं तो लोगों की धारणा शहर के बारे में, जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में बदलती है। याद करिए, आज से 25 साल, 20 साल, 25 साल पहले गोरखपुर में माफियागिरी और बदहाली गोरखपुर की पहचान बन गई थी। भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ और बबुआ की सरकार, 3 से 4 घंटे बिजली बामुश्किल मिलती थी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अधिकारी समझाए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो इसलिए बोल रहे हैं कि कोई समझ ना पाए, और जो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बताने के लिए, जो झूठ बोल रहे हैं उसको सच बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ से अमेरिका से कंपनी बुलाई है। डिलॉयट कंपनी बुलाई है। जो झूठ बोल देते हैं उसको सच कैसे बनाया जाए, उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और वो हिसाब किताब नहीं बोलूंगा जो टीवी पे खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें मेयर की 17 सीटें, पार्षद की 1420 सीटें, नगर पालिका अध्यक्ष की 199 सीटें, नगर पालिका सदस्य की 5327 सीटें, नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटें, नगर पंचायत सदस्य की 7178 सीटें। अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में समीकरणों की बात करें तो कुल वोटर करीब 6 करोड़ है। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखें, शहरी इलाकों में मुस्लिम, कायस्थ, ब्राह्मण, वैश्य, खटिक की भूमिका अहम है। बीजेपी की मजबूती की वजह सवर्ण वोटर्स, सपा और बसपा की ताकत मुस्लिम और दलित। यूपी में करीब 250 जातियां, अनुसूचित वर्ग में 72, ओबीसी में 162, एसटी वर्ग में 6 जातियां शामिल। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी 10 नगर निगम की मेयर सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी ने 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, 3 पर ओबीसी और 2 सीटों पर दलितों को टिकट दिया है। बसपा इस बार दलित मुस्लिम फॉर्मूले के जरिए चुनावी रण में उतरी है। यूपी में 17 नगर निगम में 11 सीटों पर सवर्ण वोटर्स 50% से ज्यादा है। साथ ही इस बार रोचक ये है कि बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। 2017 में यूपी में नगर निगम की 16 सीटें थी, जिनमें 2 सीटों पर बसपा और 14 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी।
इस बार शाहजहांपुर नगर निगम बनने से 17 सीटों पर मेयर का चुनाव हो रहा है। यूपी के 17 नगर निगम में अगर वार्ड की बात करें, लखनऊ में 110 वार्ड, कानपुर में 110 वार्ड, मेरठ में 90, सहारनपुर में 70, आगरा में 100 वार्ड, वाराणसी में 100, गाजियाबाद में 100, अयोध्या में 60 वार्ड, शाहजहांपुर में 60, गोरखपुर में 80, झांसी में 60 वार्ड, फिरोजाबाद में 70, अलीगढ़ में 90, बरेली में 80 वार्ड, मुरादाबाद में 70 और मथुरा में 70 वार्ड। उत्तर प्रदेश में भाजपा से पहले शहरी इलाकों में कांग्रेस मजबूत थी। ये इलाके कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। कांग्रेस निकाय चुनाव में अपने मेयर भी बनाती रहती थी, लेकिन पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी। इतना ही नहीं, नगरपालिका और नगर पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस ने इस बार 23% मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। अब देखना होगा कि यूपी में जनता का मन किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के करीब 17 दिन बाद यूपी के सीएम योगी आज प्रयागराज में थे और योगी निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। तो इस दौरान योगी ने गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और एक बार फिर से यह ऐलान किया कि यूपी में माफिया राज ध्वस्त है। अगर कोई अपराध करने के बारे में सोचेगा तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। योगी ने कहा कि आज यूपी में हर तरफ, हर जगह सब चंगा है, क्योंकि हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। ये रिपोर्ट है। जहां मिट्टी में मिला पाप का साम्राज्य, योगी पहुंचे उसी शहर प्रयागराज। अतीक और अशरफ का अंत, आज गरजे महंत। प्रयागराज से दहाड़, माफिया हो जाएं सावधान। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बाबा तुलसीदास की इन पंक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं, अपराधियों, गुंडों को एक बार फिर बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध करोगे तो उसकी सजा हर हाल में मिलेगी। इसको लेकर मन में कोई शंका न रखे। योगी ने बता दिया कि अगर किसी से वसूली की, रंगदारी मांगी, अपराध किया तो उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके वहां गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। योगी ने कहा कि आज यूपी की पहचान बदल चुकी है। आज युवाओं के हाथों में टैबलेट है, तमंचा नहीं है, क्योंकि तमंचा पकड़ने वालों का हाल क्या होता है वो पूरी दुनिया देख रही है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। जिस माफिया को मिट्टी में मिला देने का ऐलान योगी ने सदन में किया था, आज उसी माफिया के ध्वस्त हो चुके गढ़ में बाबा की हुंकार दिखी। अतीक और अशरफ की हत्या के 17 दिन बाद योगी प्रयागराज में थे। योगी ने कहा कि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आकर संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। जहां अन्याय से पीड़ित जनता न्याय पाने की अभिलाषा से आती है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है। ये सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने की पूरी व्यवस्था की गई है। देश उसका लाभ ले ले।
अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हमारे उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अलग अलग देशों की यात्रा में गए थे और दुनिया से भी और देश से भी भारी पैमाने पे निवेश लेके आए। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हुआ है। योगी ने कहा कि 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को सबने देखा है। ये वही यूपी है जहां पर्व और त्योहार पर आतंक के साए में हर शख्स कांपता था। लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब पर्व और त्योहार आते हैं और लोगों के घरों में खुशहाली आती है। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज के उत्तर प्रदेश में सब ओर चंगा ही चंगा है। इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। पहले जो लोग आतंक के बल पर जमीनें कब्जा करते थे, रंगदारी वसूलते थे, आज वो गले में तख्ती लटकाकर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।